व्हाट इज शंभाला और वहाँ पर आपने क्या किया? शंभाला अपने आप में इस धरती से दूसरे ग्रहों को कनेक्ट करने वाला एक बहुत ही पावरफुल हाई एनर्जी पोर्टल है। अंदर एक क्रिस्टल का गुफा जैसी थी, उस गुफा में जैसे एंटर किया तो वहां पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने मेरी पूरी मेमोरीज को अनफोल्ड किया जा रहा है। काल चक्र टेक्स्ट में भी शंभाला के बारे में कई बार लिखा है कि जो मैत्री बुद्धा आएंगे वो शंभाला से आएंगे और जो हिंदुज्म में मैत्री बुद्धा है वो है कल की अवतार। एक ऐसी जगह है जो टाइम के पार है। आप एक सेकंड में अपना पास्ट और एक सेकंड में अपना प्रेजेंट और एक सेकंड में अपना फ्यूचर ऐसे देख लेते हो। इसकी लोकेशन क्या थी? देखो प्रैक्टिकली कहूँ तो ये कैलाश के डायरेक्शन में ही था। ऐसा लग रहा था कि सारा कंट्रोल ओवरऑल मास्टर इज द सुप्रीम महाकाल यानी कि भगवान शिव। एस्ट्रल ट्रैवल ये आपने पहली बार कब किया था? मेरी एज रही होगी लगभग 14-15 साल की। गजब का अनुभव था। ये कोई भी अपनी लाइफ में फॉर रियल एक्सपीरियंस कर सकता है। नमस्ते। नेपाल फ्लड्स बहुत ही बुरे थे। जब विजुअल्स देखे अंदर से रूह कांप गई। सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे घर उजड़ गए। टू सपोर्ट ऑल द पीपल जो वहाँ पर इफेक्टेड हुए हैं, हमने डिसाइड किया है कि इस वीडियो का एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन जो हम अर्न करेंगे वो हम नेपाल फ्लड्स में डोनेट करेंगे। और मुझे लगता है सुपर डॉग्स के लिए ब्लेसिंग है क्योंकि पिछले साल हमने पंजाब फ्लड्स में भी डोनेट किया था, अभी रिसेंटली असम फ्लड्स और अब नेपाल। क्योंकि मुझे लगता है नेपाल भारत से अलग नहीं है, हमारे पशुपतिनाथ वहाँ पर हैं। और दिस इज़ अ मैसेज टू ऑल द पीपल ऑफ नेपाल। इंडियन गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट भेजा है और एज ए कॉमन सिटीजन ये मेरी तरफ से नहीं बल्कि हम सब की तरफ से दिस इज अ स्मॉल जेस्चर। जो हुआ है वो दर्द तो हम आपसे नहीं ले सकते, पर जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, इंडिया स्टैंड्स विद नेपाल। और अगर कुछ नहीं, हम सब इस वीडियो के माध्यम से उन सभी डिपार्टेड सोल्स के लिए प्रे करेंगे। ओम शांति। एस्ट्रल का एक्सपीरियंस करवाऊं थोड़ा कर रहे थे प्रैक्टिकली, है ना? मुझे उसी में करेंगे। शुरू करता है हाँ जैसे आपको। हाँ, मतलब लोगों को अगर करवाना है, लोग पूछता है तो क्या क्या मेथड होते हैं, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। क्योंकि यही रियल एक्सपीरियंस में ये है कि लोग अपने आप को एक सोल रूप में अनुभव कर पाएं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से डिफरेंट हूँ। ये एक्सपीरियंस ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और ये एक्सपीरियंस ही हमारी पूरी कॉन्शियसनेस का, पूरी सर्च का जो आधार है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये वाला जो अनुभव है ना, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं कॉन्शियसनेस हूँ और मैं बॉडी से अलग हो सकता हूँ। इसको हम एस्ट्रल ट्रैवल से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? मतलब एस्ट्रल ट्रैवल इज दिस ओनली कि मैं शरीर को अगर मैं अलग कर पाऊँ। अभी तो मैं सिर्फ थ्योरेटिकली लोग कहते हैं ना कि मुझे पता है कि नहीं शरीर हम थोड़ी हैं, तो थ्योरी है ये। प्रैक्टिकली ये शरीर पड़ा हुआ है और ये मैं ऊपर उठ के इसे देख रहा हूँ। दिस इज एस्ट्रल ट्रैवल। जब मैं देख रहा हूँ तो इसका मतलब डेफिनेटली अब मैं नहीं हूँ। अभी तक मैं केवल शब्द बोल रहा था, अब मेरा अनुभव है कि ये शरीर है और ये मैं हूँ। ये अनुभव अपने आप में मिराकुलस है। मतलब बंदे के अंदर पूरा 360 डिग्री शिफ्ट मार रही, ऐसा एक्सपीरियंस है ये। आपने पहली बार कब किया था? मेरी एज रही होगी लगभग 15 या 14-15 साल की। मंदिर में कहीं पर कुछ कर रहे थे, मतलब मंदिर में हम लोग मतलब जैसे जो खास तौर पे जब जन्माष्टमी का दिन हुआ करता तो बहुत बड़ी सेवा करने का बड़ा उत्साह होता था, जोश होता था, चल भाग भाग के सेवा करें। तो उसमें ना, तो उसमें मतलब ऐसा था कि इतना थक चुके थे ना, पूरा दिन काम करके सेवा लगा। पंडित जी को भी लगता था कि ये बच्चे सबसे ज्यादा काम करते हैं, उनको लपेट दो उनको। पूरा दिन काम करके इतने थक गए थे, शाम को ना वैसे ही बैठे मंदिर में, गणपति जी सामने बैठे हुए थे, ऐसे पूरे में वैसे ही बैठा। चलो 5-2 मिनट के लिए थोड़ा ऐसे करके साइड में बैठा और मैं जैसे ही बैठा लगा कि ये खट से शरीर से बाहर और मैं शरीर को पड़ा हुआ देख रहा हूँ। तो बड़ा हैरानी हो रही कि भाई ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। इट वाज सो डिफरेंट। इतना हल्का शरीर और इतना आनंद उस समय के अंदर ना, जो कि सोच से भी बाहर था। मेरी सोच में नहीं था, मतलब कि इतना ऐसा कैसे हो सकता है। और वो जो मैं अपने आप को देख रहा हूँ ना, मैं मतलब जैसे टच करके देख रहा हूँ। एक 15 साल के बच्चे को क्या समझ होती होगी, ये क्या है, ये क्या है। मैं हाथ से टच करके देख रहा हूँ, फिर थोड़ा डर भी लगे और जैसे डर लगा खट से शरीर के अंदर वापस घुस गया। फिर ये क्या हो गया। दिस बॉडी इज जो था, मतलब फिजिकल बॉडी वहां पड़ा हुआ है और मैं उससे अपने आप को सेपरेट अनुभव कर पा रहा हूँ। ये वन ऑफ द एक्सपीरियंस था जो कि बेहतरीन था, गजब का अनुभव था। ये कोई भी अपनी लाइफ में फॉर रियल एक्सपीरियंस कर सकता है? यस, मुझे लगता है कि जरूर करते होंगे लोग।
हो सकता है होता हो, लेकिन उनको ये पता ना हो कि ये एस्ट्रल है। मुझे भी बहुत बाद में समझ आया कि वास्तव में एस्ट्रल ट्रैवल था। एक और बार मैं ऐसे ही बहुत सीरियसली बीमार था, मतलब बहुत भयंकर वाला बीमार था, पूरा शरीर तप रहा था और पूरा दवाई ववाई लेके पड़ा आराम से, पूरा शरीर में इतनी इतनी हीट थी कि जैसे उस समय भी ऐसे ही हुआ कि मतलब एकदम से कहाँ तो पूरा बॉडी तप रहा है और कुछ सेकंड में ही अनुभव किया कि मैं एकदम नॉर्मल हूँ और मैं तो मुझे ये शरीर बिना अभी तक मैं इतना उसको कंबल वंबल लपेट के क्यों पड़ा हुआ है मेरा शरीर, ये समझ में नहीं आ रहा। एंड जस्ट आई एम लुकिंग एट फ्रॉम माई बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, ऐसे हवा में तैरता हुआ मैं खुद को देख रहा हूँ और शरीर नीचे पड़ा हुआ है। ये अनुभव था लगभग मेरी वही शायद 23-24 साल की रही होगी, तब तब बेंगलोर का अनुभव है ये अपने आप होता है ये, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं आपको भी कॉन्शियसली यू वर नॉट अवेयर, हाँ, जब आप अवेयर नहीं है तो हुआ क्यों? ये पिछले जन्मों की स्मृतियां भी होती हैं, आपकी चेतना इतनी हाई लेवल की है, ये भी बताती है आपको कि आप इस एक्सपीरियंस के लिए, आपके लिए कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि जब मृत्यु भी होती है तब भी चेतना अलग ही तो होती है ना, बॉडी ये पड़ा और ये मैं हूँ, अनुभव तो यही होता है ना। लेकिन उस समय अलग हो चुकी होती है और कोड भी अलग हो चुके थे, मतलब फिजिकल और आपकी जो एस्ट्रल बॉडी होती है उनके बीच में कनेक्शन पूरी तरह कट हो चुका है, वो तो मृत्यु हो गई, वो तो डेथ हो गई और रिकवरेबल प्रोसेस है। लेकिन ये रिकवरेबल है, यहाँ तो आप देख रहे हो और आप इंटेंशन डालते हो, अरे नहीं 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 मुझे तो वापस जाना है, एंड जैसे ही आप सोचते हो वापस एंटर कर जाते हो अपने बॉडी के अंदर। आज हम इसको रियल करके देखेंगे, रियल। Right. आप आज सबको शरीर से बाहर लेकर आ जाओ और Perfect. आज करके देखते हैं। परफेक्ट। उससे पहले मैं आपके कुछ और अनुभव जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमने एपिसोड अपने शो पे अक्सर बात हिमालय की है, कैलाश की है, और जब भी कैलाश का जिक्र आता है तो शंभाला कहीं ना कहीं आ जाता है। आपकी कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो देखी जिसमें आपने कहा कि मैं शंभाला गया। क्या है आपका एक्सपीरियंस शंभाला का? व्हाट इज शंभाला और वहां पर आपने क्या देखा? शंभाला अपने आप में इस धरती का, मैं कहूँ कि इंटरस्टेलर गेटवे जिसको बोलते हैं ना, इस धरती से दूसरे ग्रहों को कनेक्ट करने वाला एक पोर्टल है, एक बहुत ही पावरफुल हाई एनर्जी पोर्टल है। और इसकी कोई फिक्स लोकेशन भी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं कहूँ कि ये फिक्स इसी जगह पर है। वास्तव में आपको अपनी एनर्जी को इतना हाई करना पड़ता है उसकी फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट होने के लिए। ठीक वैसे जैसे आप अपने मोबाइल में रिसीवर को कनेक्ट करते हो तो किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हो, तो आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी है वो शिफ्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है या कनेक्ट करती है एक पर्टिकुलर उससे। तो आप भौतिक रूप से कहीं नहीं जा रहे हो, अगर वैसे कहो तो पढ़े तो आप अपने घर के बेड पे ही हो, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस इतनी पावरफुली अपलिफ्ट करती है कि आप उस हायर डायमेंशन को फील कर पाते हो। तो शंभाला का जो मेरा अनुभव है, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि इसके लिए मेरे गुरुदेव से जब मैंने प्रार्थना करी, क्योंकि मैं अपने श्री परमहंस सदगुरु जी की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करता, मैंने गुरुदेव से जब प्रार्थना करी, मैंने कहा प्रभु ये शंभाला जाने का एक बार भाव है, क्या करोगे? पहली बात इंटेंशन सेट करो। उनका सीधा आया, इंटेंशन सेट करो, क्यों जाना चाहते हो? मैंने कहा जी हायर गाइडेंस लेने के लिए, सुप्रीम विजडम प्राप्त करने के लिए। तो गुरुदेव ने कहा ठीक, तुम्हारा अनुभव, क्योंकि तुम एक पहले साधु रह चुके हो अनेक जन्मों में, तो तुम्हारे अनुभव के हिसाब से सूट करता है, लेकिन याद रखो आज की तुम्हारी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट है, तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू बी देयर। यानी एक इतनी हायर डायमेंशन की प्लेस पर जाने के लिए तुम्हें खुद को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। मैंने कहा जी डेली मेडिटेशन तो आपकी कृपा से होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं, इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना एक पार्ट, फिजिकली भी कुछ चीज़ों में रिस्ट्रेन करना, मतलब कि जैसे हम दिन भर में ऑफिस भी होता है, बाकी काम भी होते हैं, तो थोड़ा उन चीज़ों से अपने आप को हटाओ, तो कॉन्शियसनेस फैल जाती है ना। भले ही काम है, सेवा है, लेकिन फिर भी कॉन्शियसनेस फैली, आपके 10, 15, 50 चीज़ आपके दिमाग में चल रही हैं, तो कहा कि धीरे धीरे अपने आप को समेटो। अगले 15 दिन अपने आप को पूरा रेस्ट्रिक्शंस में रखो और मिनिमम चीज़ों से इन्वॉल्व हो, तो अपनी कॉन्शियसनेस को समेटो, बिकॉज कॉन्शियसनेस को एक अपलिफ्ट बूस्ट चाहिए। तो वो एक पार्ट। तीसरा, खान पान के ऊपर जबरदस्त कंट्रोल करने को, कि वैसे भी हम लोग कोई ऐसा हमेशा वेज और ये फूड ही होता है, लेकिन उसमें भी कि इवन गार्लिक और ये सब भी किसी भी तरीके से अवॉइड करना है हर हालत में, और खाना जहां तक हो सके शुद्ध हाथों से शुद्ध व्यक्तियों की तरह बनाया गया हो। मतलब इतनी बेसिक रेस्ट्रिक्शन की जिससे हमारी कॉन्शियसनेस में तनिक भी ऐसा डाउनवर्ड फीलिंग ना हो, कोई भी ऐसी चीज जो हमें नीचे गिरा सके। तो फिर जब खाने पीने पर इन चीज़ों पर पूरा कंट्रोल किया, फिर एक रात को डिसाइड किया लगभग
जैसे 11:30 का टाइम लगभग डिसाइड किया कि रात को एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे ये वाला। उससे पहले एस्ट्रल ट्रैवल के हमने बहुत बार अपने शरीर को तैयारी करवाई अच्छे से। और तैयारी कराने का मतलब ये प्रोसेस, ये जो कि प्रोसेस खाना नहीं खाना और ये भी, और इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, वो मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप एस्ट्रल ट्रैवल वाला अगर आप कहते हो तो मैं वो पूरा बताता हूँ कि वो प्रोसेस क्या होता है, कि एस्ट्रल Right. ट्रैवल खुद को तैयार कैसे किया जाता है। राइट। क्योंकि आप कहीं प्लेन में बैठ के थोड़ी जा रहे हो, Right. आप लेट रहे हो और अपने आप को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देकर अपनी शरीर को, एस्ट्रल बॉडी को फिजिकल बॉडी से अलग कर रहे हो। श्योर। नाउ दिस प्रोसेस इज एस्ट्रल ट्रैवल सेपरेशन, जिसको कहा जाता है। राइट। तो इसको मैं अभी कहूँ तो अभी है, तो फिर बाद में इसके बाद आता है। इसके बाद हम हाँ, explain शंभाला करते हमने हैं। स्टार्ट कर ही दिया। हाँ, तो शंभाला में अब वास्तव में तो यहाँ से तो ये है बेसिक तैयारी, और साथ में उन्होंने कहा कि परमिशन लेके जाओ। परमिशन क्या है? प्रार्थना करो उन ऋषि मुनियों से, उन हायर सोल से, उन सेंट से, उन संतों से जो वहाँ पर चला रहे हैं, उस डायमेंशन को चला रहे हैं, वहाँ के जो एक तरीके से वहाँ के जो कंट्रोलर्स हैं, उनके आगे चरणों में प्रार्थना करो कि मैं आपके दर्शनों के लिए और डिवाइन विजडम पाने के लिए आपके यहाँ आना चाहता हूँ, प्लीज ग्रांट मी परमिशन। तो उन्होंने बड़ी सॉफ्टली इंटरनल नोड यस आया। मैंने कहा, गुरुदेव ने कहा मेरी रेफरेंस देके बात करना, नहीं तो तुम्हारी बात नहीं समझेंगे लोग। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक परमिशन बहुत बड़ी बात होती है। आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस कितनी ऊंची उठी है उस पर डिपेंड करता है बहुत कुछ। फिर यहाँ से तैयारी, उसके साथ साथ फिर चेतना, फिर परमिशन, और फिर एक सरेंडर का भाव कि भाई मैं कुछ कर नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी मैलिशियस इंटेंशन से या नेगेटिव इंटेंशन से नहीं आ रहा, मैं समर्पण के एंगल से जा रहा हूँ। मैं तो आपके आगे पड़ा हूँ, शरणागत हूँ, अब मुझ पर कृपा करना, मुझे ब्लेस करना। क्योंकि कोई ऐसे, गुरुदेव ने फरमाया कि ऐसे भी लोग हैं जो, जैसे तंत्र इत्यादि जो जानने वाले लोग हैं, वो अपनी कॉन्शियसली भी अपनी बॉडी को वहां ले जाकर नेगेटिव इंटेंशन के साथ भी जाते हैं कि वहां के खजाने पर, वहां के नॉलेज बेस को हथिया लिया जाए, चुरा लिया जाए। लोगों की मेमोरीज का पूल वहां पर पड़ा हुआ है, लोगों की मेमोरीज का डेटाबेस वहां पर पड़ा हुआ है, उसको चुराया जा सकता है। तो एस्ट्रल लेवल पर नेगेटिव चीजें भी काम करती हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि उन सब से रक्षा करने के लिए इस पे यहाँ पर अनेक तरह की प्रोटेक्शन लेयर बनी हुई हैं, तो तुम्हें वो भी क्रॉस करनी पड़ेंगी। तो जब यहाँ से मैंने मतलब शुरू किया विद परमिशन, अपने बॉडी को धीरे धीरे इससे सेपरेट किया, एस्ट्रल बॉडी को, और सिर्फ मन में एक इंटेंशन हल्का सा ये डाल के, पूरा अपने ऑरा को लॉक करके इंटेंशन डाल के कि मुझे अपनी चेतना को ऊपर उठाना है। तो जैसे ही ये यात्रा को आंतरिक रूप से शुरू किया, बस एक इंटेंशन भाव से डाला कि मुझे अपने आप को इस फिजिकल बॉडी से अलग करके मुझे उस डिवाइन डायमेंशन से कनेक्ट होना है जहां मुझे डिवाइन विजडम मिल सके। और ये इंटेंशन जब डाला तो अपने आप को कुछ ही टाइम में हवा में बिल्कुल झूलता हुआ पाया। अब ये जो स्टेप मैंने बोला, ये इतनी सहजता से बोल रहा हूँ क्योंकि इसी को बताने में बाद में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल के लिए ये मान लेते हैं कि हम हवा में पहुंच चुके हैं। अब यहां से सिर्फ इंटेंशन काम करता है। जब तक आप इस फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड हो तब आप पूरी तरह से शरीर हो। जैसे ही आप फिजिकल बॉडी से अपने एस्ट्रल बॉडी में गए, उस समय आप एक सोल की तरह बिहेव करते हो, और सोल के लिए सिर्फ इंटेंशन काम करते हैं। आपको कोई डायरेक्शन नहीं देनी, कोई प्लेन तो चलाना नहीं है कि लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है। यू जस्ट हैव टू पुट क्लियर इंटेंशन कि मुझे उस जगह पर जाना है जो मैक्सिमम हाईएस्ट एनर्जी का सोर्स है और वहां से मुझे डिवाइन विजडम लेनी है। जैसे इंटेंशन डाला, अपने आप को हवा में झूलता हुआ पाया, और कुछ ही समय में ऐसा दिख रहा है जैसे पूरी धरती से मेरी बॉडी जो है सेपरेट होती है। पहले तो अपना शरीर दिख रहा है, अपना रूम, अपनी बिल्डिंग इत्यादि, और फिर धीरे धीरे अपने आप को ऊपर खड़ा हुआ पाया कि यहाँ से नाउ फ्रॉम हियर आई कैन जस्ट पुट माई इंटेंशन कि मैं शंभाला की तरफ मूव करूँ। और उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि आप एक्चुअली उड़ के जा रहे हो या आपके हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हो, नथिंग लाइक दैट। यू जस्ट पुट एन इंटेंशन है, यू आर देयर। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ सेकंड में ही आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट डिवाइन, एक ऐसा सिटी है, एक ऐसा दिव्य, मतलब मैं उसकी शोभा का बयान करते करते मेरी आंखें, अगर मैं शायद मेरे पास शब्द कम पड़ जाएं, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ऐसा लगता है जैसे सच में किसी अलौकिक धाम में, भगवान के धाम में आप पहुंचे हो। उससे कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इतना ऐसे एक एक चीज चमक रही है, और फिर उसके डायमेंशन चेंज हो रही हैं, उसके कलर बदल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि कोई सिटी कभी दिख रहा है, कभी डिसअपीयर भी हो जा रहा है बीच बीच में, एंड यू जस्ट लुकिंग एट दैट। गुरुदेव ने आंतरिक रूप से फरमाया कि देख, ये सारे प्रोटेक्शन है, क्योंकि प्रोटेक्शन की वजह से एक आम इंसान अगर कुछ देखेगा तो उसको पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है, पर क्योंकि तुमने अपनी प्रार्थना करी है, तुमने इतनी तैयारी करी है, नाउ यू आर हियर। तो फिर वहां पर जो, जैसे उसके गेट के सामने पहुंचे, तो वो गेट जो है वो एक तरीके का, मतलब कोई ऐसा फिजिकल द्वार नहीं है कि बड़ा सा गेट लगा हुआ है और ऐसे खोलोगे तो खुल जाएगा। वास्तव में वो एक कॉन्शियस गेट है,
ऐसा लगता है चैतन्य है वो। आपको उस गेट के आगे भी प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं आया हूँ और मैं प्रार्थना करके मैं ये हूँ, मैं अपना छोटा सा परिचय 2 लाइनों का दिया और मैं यहाँ पर इस इंटेंशन से आया हूँ। तो वो गेट भी एक तरीके से कॉन्शियसनेस का गेट है जो खुल रहा है, जो आपको अलाउ कर रहा है, और जैसे आप एंटर कर जाते हो वो गेट फिर बंद हो जाता है। अभी तक फिजिकली कोई नहीं था, अभी तक फिजिकली नोबडी इज देयर। सिर्फ आप एक स्पेस में हैं जहां पर एक जगह दिख रही है और हाँ, है कोई नहीं, हाँ, पर कॉन्शियसली आपको पता है कि यहाँ पर अगर मुझे आगे जाना है यस, तो यू आर प्रेइंग टू द हायर स्पिरिट। राइट। और जैसे जैसे आप उस जगह पर जा रहे हो ना, अंदर एक ऐसी डिविनिटी बढ़ती चली जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर, अपनी जो सोल है, जो कॉन्शियसनेस है, वो और लाइट होती जा रही है एंड और फ्रेग्रेंस बढ़ रही है। इतनी ब्यूटीफुल है वहाँ का, मतलब जो एटमॉस्फेयर है ओवरऑल कहें तो, क्योंकि हमारी जो चेतना के जितने डायमेंशन को हम जानते हैं, आंखें कुछ देख रही हैं, लेकिन आंखों के सामने जो दिख रहा है ना, वो सूक्ष्म जगत की बात है। वो डिवाइन से भी डिवाइन होता चला जा रहा है। वो इतनी सी नहीं है कि कोई लाल पीले कलर नजर आ रहे हैं, कलर तो आपको यहाँ पे भी दिख जाएंगे, बाहर की दुनिया में भी, लेकिन वहां जो दिख रहा है ना, इस आंखों से भी कुछ बियॉन्ड है, जो इतना सूदिंग है। और कहीं ना कहीं वो आपकी आंखों को और कानों में एक ऐसी फीलिंग सी, मधुर सा संगीत सा गूंजने लगा है, जो कि ऐसा लगता है जैसे अनाहत नाद की गूंज बड़ी जोर से ओम ऐसे गूंज रहे हो। तो एक डिवाइन साउंड, डिवाइन विजन और फिर डिवाइन फ्रेग्रेंस। तो हमारी जो बाहर की इंद्रियां हैं वही परसीव करती हैं, तो उनसे भी परसीव हो रहा है कि जैसे आप किसी ऐसी जगह पर हो जो बहुत फ्रेग्रेंस से भरी हुई है, जो कि सामान्य यहाँ से मेल नहीं खाती। मेरे को नॉर्मली फ्रेग्रेंस का शौक नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा था कि कुछ ऐसा है दिव्य जो शायद हमारी सोल को अंदर तक जाके झकझोर दे रहा है कि भाई तेरा, यू आर पार्ट ऑफ इट। ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पहली बार नहीं आया, मैं यहाँ पे बार बार आया हूँ और ये मेरा अपना घर है। समथिंग लाइक जैसे अपनापन जैसे फील होता है ना, कि जैसे वेलकम टू द गैंग, आप अपने घर में आइए, अपने घर में आपका स्वागत है। तो ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है। पूरा सिटी ऐसा लग रहा है जैसे एम्ब्रेस कर रहा हो वो। और वहां पर अब जैसे आप उसमें एंटर कर रहे हो, तो वहां पर दिख रहा है कि अलग अलग ना चैम्बर जैसे बने हुए हैं, एनर्जी के चैम्बर बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वहां पर कुछ डिवाइन टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं कुछ हायर बींग्स के द्वारा। अब किसी किसी जगह पर कोई लोगों का आना, मतलब लोग का मतलब फिजिकली कोई लोग नहीं दिख रहे हैं, बट देयर आर बींग्स ऑफ लाइट हु आर मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर। वो अलग अलग प्रकाश के चिन्ह जो हैं आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे आप उनका ऑरा दिखाई पड़ता है बाहर बाहर से। ऐसा दिखता है कि जैसे एक डिवाइन ब्यूटी का एक मतलब एक ऑरा चला चला जा रहा है। अलग अलग कलर्स हैं उसके अंदर, किसी में स्पार्कलिंग वाइट लाइट है, किसी में गोल्डन लाइट का है, किसी में पिंक या वाइटिश टाइप की लाइट है। लाइट किसी शेप की थी, लाइट किसी शेप की, यस, कोई शेप लेके जा रही है। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम जिनको अगर हम जानते हैं ऋषि मुनि टाइप में, तो इस टाइप की कोई सेंटली फिगर है जो जा रही है। कोई योगी हैं जो ऐसे बैठे बैठे ही उड़े चले जा रहे हैं हवा में, ऐसे आप उनको देख पा रहे हो। तो अब जैसे, और वहां पर आपकी कोई विजन, मतलब आप किसी से पूछने के लिए नहीं बैठे कि कोई पूछ रहा है हाँ जी भाई साहब ये क्या हो रहा है, मतलब देयर इज नोबडी लाइक दैट। तो हो रहा है, हम कुछ हो कर रहा नहीं है, रहे। आपको सिर्फ इंट्यूटिव नॉलेज आ रही है। अगर मैं इंटेंशन डालता हूं ना कि अच्छा ये क्या हो रहा है, तुरंत मेरे मन में कुछ नाम आता है। एक अंदर से कुछ एक नॉलेज, इंट्यूटिव नॉलेज अंदर से आ रही है कि ये जो हो रहा है, ये जो अभी अभी जो तुमने देखा, ये बीइंग्स कोई बहुत बड़ा एक हवन टाइप का या एक यज्ञ टाइप का परफॉर्म करने जा रहे हैं एक खास जगह पर, जहां से ये लोग अर्थ के डायमेंशन को शिफ्ट करने की के लिए जो तैयारी चल रही है, ये उस जगह पर कुछ हवन करने जा रहे हैं। ये Kind आपको of. मैसेज कैसे आया? ये मैसेज अंदर से ही आ रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि कोई उस वक्त इंट्यूटिवली आपको मन में आ हाँ, रहा है कि शायद ये वहां जा ऐसा रहे हो हैं, रहा है ये वहां पर जा रहे हैं, जो कि अर्थ का डायमेंशन चेंज करने के लिए राइट, जो हवन चल रहे हैं ये लोग कर रहे ये लोग कर रहे हैं हैं ऐसा। हाँ। अब जैसे हम लाइट की शेप कह रहे हैं, तो इस तरह से लाइट दिख रही है और एक ऐसा शेप, ऐसा मतलब आप इसको ऐसे ही कह सकते हो, लेकिन इसमें भी जैसे एक ना डॉट 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 ऐसे बने हुए हैं, एक शेप जैसी बनी हुई है। मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे को फेस नहीं दिख रहा, लेकिन मेरा ऑरा दिख रहा है, समझो किसी व्यक्ति का एक ऑरा जैसा दिख रहा है। तो आपको कोई चेहरा नहीं नजर आ रहा डायरेक्टली। हाँ, अगर आप किसी पर गौर करते हो तो वो भी दिखना शुरू हो जाता है। मतलब अगर आप किसी व्यक्ति पर, किसी पर बहुत ध्यान से देखो कि कौन है ये, तो फिर वो एक शेप आपके लिए ले लेते हैं, क्योंकि आपकी नेत्र अभी उन्हीं को परसीव इसी रूप में करते हैं, तो आपके लिए वो एक शेप सी ले लेते हैं। आपने ऐसे देखा किसी को? हाँ, तो वहां पर जैसे मैंने बताया ना कि वो एक योगी जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, तो मैंने बस ऐसे प्रार्थना करी कि मुझे डिवाइन विजडम चाहिए, मुझे प्लीज यहाँ पर मैं सरेंडर कर रहा हूँ और मुझे डिवाइन विजडम दीजिए, जिसके लिए मुझे धरती पर भेजा गया है। तो उस समय जब मैंने प्रार्थना करी, तो मुझे एक इशारा किया गया कि यू मूव ऑन टू दिस डायरेक्शन, ऐसे जैसे कोई कॉन्शियसनेस को अंदर से गाइड कर रहा है। तो वहां से जाके देख रहा हूँ कि वहां एक मंदिर टाइप की कोई जगह बनी हुई है, और इतना वो विराट है और इतना उसके डायमेंशन समझ में नहीं आ रहे कि आप कहाँ से प्रवेश कर रहे हो और कहाँ उसका कितना बड़ा आकार है। अंदर जैसे जाया जा रहा है, तो वहां पर
असिस्टेंस लोग उपलब्ध हैं, लोग जो हैं मतलब असिस्टेंट जो देने वाले जो लोग हैं जो गाइडेंस दे रहे हैं, अब वो भी डिवाइन बीइंग्स ऑफ लाइट हैं। वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, मतलब हल्का सा इशारा करते हैं और आपको लगता है कि बस यू हैव टू मूव लाइक दिस। और जैसे जैसे वहां जा रहे हैं ना, आपकी कॉन्शियसनेस का जैसे स्कैनिंग नहीं की जाती, तो स्कैनिंग की जा रही है। पहले आपके सारे इमोशनल लेवल पर स्कैनिंग हो रही है कि आपके इमोशन में कोई ऐसा नेगेटिव इंटेंशन तो नहीं है जो यहाँ पर आप आए हो, किस इरादे से आए हो। फिर आपको मतलब हार्ट लेवल पर आपकी फीलिंग्स को चेक किया जाता है, डीप लेवल पर जाकर कि जैसे कोई आपको अंदर से चेक करा के देख रहा है, टेस्टिंग हो रही है आपको अंदर जाने से पहले, मेटल डिटेक्टर से जैसे बाहर होता है, तो यहाँ इंटरनल स्कैनिंग चल रही है। और तीसरा, फिर आपके भाव क्या हैं और आपके इमोशंस क्या हैं, और फिर आपकी एनर्जी का लेवल है या परमिशन है या नहीं है, ये सब आपकी स्कैनिंग हो रही है। और जैसे ही स्कैनिंग कंप्लीट होती है, फिर अंदर जो है वो जो डिवाइन पोर्टल जैसा बना हुआ है वो मुझे वहां से दिखाई दे रहा है। एंड इट्स मतलब मार्वलस, वो इतना सुंदर है कि उसके हर कोना अपने आप में ऐसा लग रहा है कि जैसे कहने को एक मंदिर है वो, लेकिन वहां एक पूरा इंटर डायमेंशनल स्पेस है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अलग अलग जैसे लोक से ऋषि मुनिगण या अन्य दिव्य आत्माएं वहां पर आ जा सकती हैं बड़ी आसानी से। वो ऐसा पोर्टल है, और यहाँ से ऐसा मतलब काइंड ऑफ जैसे हमने आ रहे हैं, समझो कि एक जैसे एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट पे ये प्लेन जा रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है और ये रशिया जा रहा है वगैरह वगैरह, तो वहां से ऐसे ही लोग जा रहे हैं कि पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ पीपल या कभी कभी इंडिविजुअल सोल इतनी पावरफुल है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ऋषि मुनिगण अपनी पूरी शिष्यों की टीम को लेके आ रहे हैं। यू कैन फील दैट कि समथिंग लाइक एक बहुत पावरफुल सोल है, उसके साथ कुछ अन्य आत्माएं हैं और वो पूरी पूरी सोल यहाँ पर आप आ रही हैं, एंड दे आर डूइंग समथिंग। और वहां पर जो टास्क चल रहे हैं वो मेंटली एक दूसरे से कुछ बातचीत चल रही है, एंड दे आर डूइंग सम वंडरफुल थिंग्स लाइक जैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, नॉलेज ट्रांसफर हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पर्सनिफाइड दिखाई दे रहा है, मतलब जो हम सोचते हैं, जैसे वेदों के बारे में सोचते हैं, नॉलेज के बारे में सोचते हैं, ज्ञान सोचते हैं, श्लोक सोचते हैं, तो श्लोक आपके सामने पर्सनिफाइड दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिस इज ऑल एनर्जी। अब मैं ओम त्र्यंबकम यजामहे फॉर एग्जांपल, हमारा जो महामृत्युंजय मंत्र है वो गूंज रहा है, लेकिन अगर वो गूंज रहा है तो वो केवल शब्दों से नहीं दिखाई दे रहा, मुझे फील हो रहा है कि वो एक पूरी शेप लेता चला जा रहा है, ऐसे एक शिवलिंग जैसी शेप लेता चला जा रहा है वहां पर। एंड यू कैन सी दैट एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। आप उसको जिस एंगल से भी देखो कुछ अलग ही नजारा दिखाई देता है। तो उसमें वो जो बीइंग्स हैं, वो जो ऋषिगण हैं, जैसे ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर जब मैंने प्रार्थना करी कि मुझे मेरे लिए क्या संदेश है, तो एक डिवाइन बीइंग जिनके मुंह बिल्कुल बंद है एंड जस्ट ही इज देयर, जैसा लग रहा है जैसे पूरी नॉलेज का भंडार है। मुझे कहा जा रहा है कि आप इनके चेहरे की तरफ देखो, बस दैट्स इट, तुम्हें कुछ नहीं करना। ये मंदिर के अंदर है? हाँ, ये मंदिर के अंदर चल रहा है। मुझे कहा जा रहा है कि बस यू लुक एट हिज फेस एंड दैट्स इट, एंड जस्ट यू आर लुकिंग एट हिम एंड दैट नॉलेज इज ट्रांसफरिंग। वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, बट नॉलेज ऐसा लग रहा है कि वो अंदर से ट्रांसफर हो रही है। मुझे ऑटोमेटिकली समझ आ रही है कि अच्छा ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे अलग अलग चीजें अंदर से प्रकट होने लगी हैं। तो कुछ ज्ञान के पोर्टल खोले जा रहे हैं मेरे अंदर से। ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ स्विच से अपने आप ही अनस्क्रू किए जा रहे हैं, कुछ हिलाया जा रहा है, बुद्धि के कुछ गेट वेट अपने आप ही समथिंग दे आर डूइंग इट। नॉट ओनली वर्डिंग नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा करो या वैसा करो, हाँ, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन भी बोली जा रही है, दिमाग में लाई जा रही है कि दुनिया के साथ बिहेव करते हो यू हैव टू बी बैलेंस्ड। कुछ बातों पर वो बोला जा रहा है ऐसे करके। एंड फिर इस पूरे उसमें एक जगह पर बहुत जैसे जो गाइडेंस मिली, ऐसे अन्य मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे वो जो गाइडेंस देने वाली जो हस्तियां हैं, उनमें से एक तो भगवान बुद्ध जैसे दिखाई पड़ रहे थे, और मन यही कह रहा था कि ये भगवान बुद्ध है, अंतरात्मा से ऐसा निकल रहा था। कुछ संत, अन्य भी संत थे। हमें पता कि एक महर्षि अगस्त थे, कोई महर्षि अगस्त, वो वहां पर किसी पर्पस के लिए वहां पर मौजूद थे। तो वो ही वॉज डूइंग समथिंग, और मुझे बोला गया कि ये वो हस्ती हैं और ये तुम्हें कुछ गाइडेंस प्रदान करेंगे। उन्होंने आके मतलब उन्होंने अपनी डिवाइन हैंड, उनका जैसे उन्होंने अपने ऐसे हाथ बढ़ाया और मेरी चेस्ट के ऊपर यहाँ पे ऐसे कुछ रखा, एंड दे डिड समथिंग। तो कुछ यहाँ पर चेंज किया उन्होंने। एग्जैक्ट क्या हुआ, बट इतनी लविंग फीलिंग थी, जैसे किसी माँ बच्चे को गले से लगा के एकदम लविंग वाली जो होता है ना, एकदम सूदिंग सी, तो वो फीलिंग। और मुझे रियल पता चल रहा है कि मैं एक डिवाइन सोल हूँ, और मैं एक विशेष पर्पस के लिए यहाँ पर भेजा गया हूँ, जो टास्क मुझे परफॉर्म करना है। एंड नाउ द टाइम हैज कम टू मेक श्योर दैट आई कंप्लीट दैट टास्क। और मुझे सारी डिवाइन गाइडेंस टाइम पर मुझे मिलती रहेगी, ऐसा उनकी तरफ से एश्योर किया जा रहा है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे हर काम में साथ हैं। तो फिर वो फील किया गया। फिर अंदर एक क्रिस्टल का गुफा जैसी थी, उस गुफा में जैसे एंटर किया तो वहां पर सारा वो क्रिस्टल जो है, वास्तव में ऐसा लग रहा है क्रिस्टल बात कर रहे हैं आपसे,
तो आपको ही आपकी पूरी हिस्ट्री समझाई जा रही है, आपको बताया जाए तुम हो कौन हो, यहाँ आए क्यों, वाई यू आर हेयर। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने मेरी पूरी मेमोरीज को अनफोल्ड किया जा रहा है, ऐसे सामने कुछ आता जा रहा है एंड यू कैन सी ऑल योर मेमोरीज। ऐसा लगा पूरी मेमोरीज का डेटाबेस है, तो वहां पर कुछ क्लीनिंग की जा रही है और कुछ आपके सामने दिखाया जा रहा है, तो वो क्लीन होता जा रहा है एंड यू कैन वॉच इट। और आपको पूरा कि ये इस जन्म में कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा सीन था, लेकिन इतनी फास्ट है वो कि जैसे कुछ ही देर में तुमने पूरा स्कैन कर लिया गया और लगभग चीजें क्लियर करके फिर तुम्हें बताया गया कि देखो यहाँ से तुम्हारी सारी लर्निंग का जो डेटाबेस है वो यहाँ से कनेक्ट होता है। नाउ यू हैव टू परफॉर्म समथिंग मच मच हायर, जो भी तुम्हें अब तक कहा गया इससे बहुत बियॉन्ड तुम्हें अब काम करना है। राइट, इस टाइप से गाइडेंस मिला। ये तो मुझे पहली बार पता चला कि जो शंभाला एक पोर्टल है, उसके अंदर भी एक और पोर्टल है। उसके अंदर भी पोर्टल है। सो इसका मतलब एक और जगह, और भी जगहें होंगी शंभाला जैसी, और भी हो सकती हैं शंभाला जैसी जगहें। वो जो ऋषि आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? जाहिर सी बात है, जैसे उनके भी अपने लोक हैं। मुझे पता लगा कि जैसे ऋषि लोक नाम की भी एक जगह है। अब ऋषि लोक कहीं और हायर लेवल पर स्थापित है, जैसे हमारे यहाँ पर कहा जाता है ब्रह्म लोक एक लोक है, विष्णु लोक एक लोक है, ऐसा ऋषि लोक भी एक लोक है। ऐसे ही सत्य लोक भी कहा जाता है, ऐसे है भूलोक, भूवर लोक, हम सुनते तो है ना, स्वर्ग लोक है ना, वहां पर तो इन ऋषियों का भी अपना एक लोक है, तपह लोक, ये सुना है आपने शायद, तपस्वियों का एक लोक है। तो लोक का मतलब एक पूरा का पूरा एरिया, इन सारे जो सेम टाइप के बीइंग्स हैं उनका एक ग्रुप है, जिनको इस कॉन्शियसनेस में एक जगह दे दी गई है, उनका एक लोक है, उसको हम लोग कह रहे हैं। राइट। तो अब शंभाला के अंदर जो हम ऋषि जिनके हमें दर्शन हो रहे हैं, तो क्या सिर्फ वहाँ ऋषि थे या कोई सिविलाइजेशन या कोई और एक जिंदगी चलती हुई भी दिख रही थी? जो समझ आया मुझे, मैं बता रहा हूँ कि ये जो काम कर रहे हैं ना, ये हायर बींग्स का ने अपनी एक जगह बना रखी है, एक पोर्टल बना रखा है। वो जैसे एक समझो सारे साइंटिस्ट ने मिलकर एक लेबोरेटरी बना रखी है, मान लो। अब इस लेबोरेटरी में सारा वो सामान मौजूद है जो आपको प्रयोग करने के लिए चाहिए। अब ये क्या कर रहे हैं, ये कॉन्शियसनेस पर काम कर रहे हैं। मुझे फील हुआ कि ये कॉन्शियसनेस को अपग्रेड करने के लिए इनके पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो वेद है ना, वास्तव में वेद वहां पर पर्सनिफाइड होकर बैठे हैं। दे आर द रियल नॉलेज। ऐसा लग रहा है कि वो जो एनर्जी के पुंज बने हुए थे, ऐसा लग रहा था ये एनर्जी का एक पोर्टल सा बना हुआ है, और ये खुद वेद है, दिस इज वेद। आपको कोई शब्द बोलने नहीं पड़ रहे, बट वो नॉलेज अपने आप उतरती चली आ रही है। फिर उससे वो ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो नॉलेज है, इसका जन कल्याण के लिए क्या यूज किया जाए, आज के टाइम में कैसे लोगों को ये कनेक्ट किया जाए, ये नॉलेज लोगों को पास ऑन कैसे की जाए, एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। और धरती पर जो डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जो नेगेटिव चीजें हो रही हैं, ये भी मुझे बताया गया कि ये सब तुम अपने दिमाग में से हटा दो कि तुम इन चीजों को छेड़ोगे या तुम कुछ कंट्रोल कर पाओगे या तुम इनके बारे में कुछ बुरा या नेगेटिव मत सोचना। ये सब कठपुतलियां हैं जो हम चला रहे हैं। मुझे ये क्लियर बोला गया। जैसे मेरे मन में कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ा नेगेटिव था भाव कि यार क्या ये बंदा कैसे लड़ाई मार कुटाई करवाया जा रहा है, इतनी जंग खत्म नहीं होके दे रही, मरवाया जा रहा है। मुझे ये बोला गया, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, दिस इज नॉट योर डायमेंशन। तुम सिर्फ होते हुए देखो उसको, वो एक कठपुतली है जिससे हम काम करवा रहे हैं। तो मतलब ये जो भी कुछ हो रहा है, तुम बस एक अपने अंदर सरेंडर का भाव पैदा करो, भरोसे का भाव पैदा करो कि इतने बड़े डायमेंशन, इतने बड़े ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई छोटी मोटी सत्ता नहीं है, कोई छोटी मोटी पावर नहीं है। जो इतने पावरफुल लोग हैं, जो इतनी पावरफुल ऋषि मुनि गण जो बैठे हैं वहां पर, वो क्या संसार के छोटे मोटे युद्धों को कंट्रोल नहीं कर सकते? पर कुछ चीजों को वो अलाउ करते हैं कि ये होने दो, क्योंकि डिस्ट्रक्शन के बाद रियल क्रिएशन होता है। तो यू डोंट नीड टू वरी। मेरे मन में चिंता जैसी थी ये, और उन्होंने मुझे चिंता को ऐसे ढंग से दूर किया, और मुझे बताया गया कि आगे जो आने वाला समय है, रियलिटी में जो प्रलय के बाद सृजन होता है ना, वैसा प्रोसेस अभी चालू होगा समय के बाद। लेकिन अभी प्रलय होनी है, एक काइंड ऑफ प्रलय होनी है। रियल वाली प्रलय नहीं कह रहा हूं, अभी विद इन कलयुग के अंदर भी मल्टीपल टाइप के प्रलय होंगी। तो वो प्रलय अभी होने वाली है, जिसमें से कुछ चीजें बड़े लेवल पर बदलेंगी, बहुत से लोग डिस्ट्रॉय होंगे, और फिर कॉन्शियसनेस का एक हायर डायमेंशन वाले लोग उस पर डाले जाएंगे द्वारा से। तो ये इसको ऐसा बोल सकते हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक कंट्रोलिंग सेंटर है, तो दुनिया को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो लोग शंभाला में है। आप ऐसा कह सकते हैं। पॉजिटिव लोग, शुद्ध पॉजिटिव लोग, हायर कॉन्शियसनेस वाले लोग। ऐसी नेगेटिविटी के भी डायमेंशन है, जिसको हम सूतल लोग, पाताल लोग, वीतल लोग, धरती से नीचे भी 7 लोग हैं, उनकी भी अपने नीचे केंद्र बिंदु बने हुए हैं। राइट। तो जैसे वो हैं, तो यहाँ धरती पर भी उन्होंने एक पोर्टल बनाया, जो हायर पोर्टल से कनेक्ट होकर धरती को जैसे अपना एक वो बेस बना लिया, समझो। अपने कहा था लाइट है,
हाँ। फिर उनकी हाइट कैसे दिख रही थी? मतलब एटलीस्ट पता तो लग रहा था कि जैसे जिस डायमेंशन पे मैं देख पा रहा हूँ, जैसे मैं अब आपकी एक अंदाजा लग रहा है कि लगभग 5-6 फीट जितनी हम नॉर्मल देखते हैं, तो हमारी सोच से वो बहुत ऊंचे हैं, 8-9-10 फीट ऐसे दिख रहा है कि इतनी विराट चेतना उनकी जो है ना इतनी फैली हुई है। तो वो शायद मतलब सिंबॉलिक है या कैसे है। सिंबॉलिक का मतलब है कि इतनी विराट चेतना है, उनको इस बॉडी में समेटना ही मुश्किल हो रहा है उस एंगल से। और वो संभाला इतना सा नहीं है कि मुझे लग रहा है कि वो इतनी सी एक लिमिटेड डायमेंशन में है। वो ऐसा लग रहा है कि ये भी अनंत तक फैला हुआ है, इस लाइक एक्सपेंडिंग इन द इन्फिनिटी। ऐसा लग रहा है कि बहुत विराट है ये, अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है, अलग अलग डायमेंशन पे अलग अलग, जैसे पेंटागन टाइप का एक स्ट्रक्चर है ना, वो पेंटागन में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है उस शेप से, तो अलग अलग शेप बनी हुई है वहां पर, अलग अलग आकृतियां बनी हुई हैं। तो वो भी एक ऐसा जहां पर कोई बहुत बड़े लेवल के प्रयोग चल रहे हैं, जिसके बारे में सारी नॉलेज तो मुझे भी नहीं दी गई। मतलब मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं था, लेकिन मुझे बताया गया कि बहुत बड़े लेवल के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, जो कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को उठाने के लिए और इन लोगों के जो सफरिंग को कम करने के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही हैं। हायर लेवल पर यही बताया गया। क्या यहाँ पे महाअवतार बाबा जी के भी? यस, इनकी भी फुल मौजूदगी वहां पर प्रेजेंट है। इट इज देयर। उनकी और उनकी पूरी उनकी जो लीनियज चली आ रही है ना, उसमें परमहंस योगानंद जी, लाहिरी महाशय जी, हाँ, और बाकी भी उनके बाद जो उनके एक और भी शिष्य थे, और उनकी और भी वो हैं जो जिनको हम नहीं जानते। शायद उन्होंने कुछ कुछ छुपा के भी रखा, मतलब पब्लिक अपीयरेंस से वो दूर रहे हैं, लेकिन उन पर भी वो लोग भी इन्वॉल्व हैं। और महाअवतार बाबा जी का तो ऐसा मुझे मतलब जो फीलिंग है, मैं इनसे पहले भी मेरा 2-3 बार परिचय रहा, और वो परिचय भी इतना गजब का था कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें महाअवतार का मतलब पता है क्या होता है? महाअवतार का मतलब जो सामान्य अवतार के रूप में नहीं है, वो जिस रूप में तुम पाओगे तुम हमें ही पाओगे। ही इज दैट महाअवतार, वर्ड ऑफ महाअवतार उन्होंने मुझे ऐसे क्लियर किया, और मुझे वो इतनी क्लैरिटी के साथ दिमाग में बैठा हुआ कि महाअवतार मतलब मैं ही शिव हूं, मैं ही योगी हूं, मैं ही मच्छंद्रनाथ हूं, मैं ही इस रूप में हूं, मैं गोरखनाथ हूं, मैं हर रूप में मैं ही मौजूद हूं। ये महाअवतार होता है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही इज द सुप्रीम। शंभाला में ये कैसे आपको फील हुआ वहां पे? ये मैं ये बता रहा हूं कि जो प्रेजेंस है वहां पर, अब प्रेजेंस में उनका अपना एक डायमेंशन कनेक्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे समझो कि सारे साइंटिस्ट मिलके एक जगह पर एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक नेटवर्क जैसा बना हुआ है। तो उनका भी अपना एक डायमेंशन जो कि हिमालयाज पर है, वो कनेक्टेड है शंभाला के साथ। दे आर ऑल कनेक्टेड, और ये सब भगवान शिव की गाइडेंस में हो रहा है। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि एक्चुअली कैलाश और शंभाला बहुत दूर दूर हैं और उनका आपस में कोई लिंक नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे आर ऑल कनेक्टेड, ऑल डिवाइन प्लेसेस का एक सेंट्रलाइज वो बना रखा है, और सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे हम धरती पर एक छोटा मोटा इंटरनेट बना के इतने राजी हो जाते हैं कि भाई मैं यहाँ पे कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे सारे वर्ल्ड को बताने में मुझे 1 मिनट लग रहा है कि भी ये मैंने वीडियो बनाया, ये किया, व्हाटएवर, है ना। जैसे हम लोगों की नॉलेज स्प्रेड होती है, इन लोगों ने भी अपनी पूरी हायर डायमेंशन की पूरी नॉलेज को एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। और इनके लिए तो ये बच्चों का खेल है। इनको लगता है मतलब हम तो अब इस चीज को समझ पा रहे हैं कि इंटरनेट आज इतना हाई लेवल पर गया है, लेकिन इनके लिए तो लगता है कि सालों से या मिलियंस ऑफ ईयर से ये सब करते आ रहे हैं। ये कोई आज की घटना नहीं है। दे आर देयर फॉर देयर। कुछ तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ इतने पुराने ऋषि मुनि गण हैं, जैसे जो शायद बहुत पहले हम किताबों में या पढ़ते होंगे या उनके बारे में सुनते होंगे, या शायद कभी हम कल्पना करते होंगे। दे आर एंड दे आर वर्किंग फॉर दैट बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, और वो अलग अलग रूपों में कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग अब जैसे अब अपीयरेंस जैसे आपने कहा, वो तो नहीं पता चल रहा था, एक लाइट के अपीयरेंस में था। तो हैविंग सेड दैट, ये तो आई एम श्योर कि सबकी थर्ड आई एक्टिवेटेड होगी। ये हमारा सोचने का ढंग है कि यस, थर्ड आई, अगर आप उसको थर्ड आई की भाषा में कहना चाहते हो तो यस, पर उनके डायमेंशन, उनकी जो सोच, उनकी जो एनर्जी है, हमारी थर्ड आई की एनर्जी से भी बहुत हाई है। अभी मैं आपसे ऑफलाइन जब मैं बात कर रहा था, मैंने कहा था ना कि हम इन 7 चक्रों को ही जानते हैं, लेकिन वास्तव में जो चक्र हैं हमारे, तो हमें लगता है कि थर्ड आई तक, मतलब छठे चक्र तक पहुंच जाना भी बहुत बड़ी बात लगती है हमें। लेकिन वास्तव में 12 चक्र तो हमें नॉर्मली बहुत नोन है। टोटल 112 चक्रास हैं, जिसमें और इंटरगैलेक्टिक चक्रास भी शामिल हैं, हायर डायमेंशन के चक्रास भी हैं। कभी इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट में कहने के लिए कि यस, दे आर मल्टी हायर डायमेंशन बीइंग्स। एक ना जैसे तिब्बतम जो, क्योंकि काफी शंभाला के बारे में तिब्बतम जो
मंक्स हैं वो भी बात करते हैं। तो तिब्बत में एक कोई टेक्स्ट है जिसका नाम है काल चक्र। कालचक्र। तो काल चक्र टेक्स्ट में भी शंबाला के बारे में कई बार लिखा है, और उसमें एक टेक्स्ट में ये लिखा था कि जो मैत्रेय बुद्धा आएंगे वो शंबाला से आएंगे, और जो हिंदुइज्म में मैत्रेय बुद्धा है वो है कल्कि अवतार। तो इसका लिंक आपको हमारे यहाँ शंबाला से कुछ दिखता है? देखो, कालचक्र जिसको आप कह रहे हो ना, वास्तव में कंट्रोलिंग द टाइम, सीधी भाषा में ये है कि टाइम को कैसे कंट्रोल किया जाए। वहां पर टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं नजर आता। मतलब एक ऐसी जगह है जो टाइम के पार है, उसमें ना कोई पास्ट जैसी कोई चीज है, ना कोई प्रेजेंट और ना कोई फ्यूचर। आप एक सेकंड में अपना पास्ट और एक सेकंड में अपना प्रेजेंट और एक सेकंड में अपना फ्यूचर ऐसे देख लेते हो, जैसे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनी पड़ी है। अब यू नजर डालो एंड यू आर देयर। तो इसको कुछ लोग इसको ऐसे घुमा के दिखाते हैं, तो उसको हम कालचक्र बोलते हैं। कालचक्र का मतलब है यहाँ से जो शुरू हुआ वो ऐसे घूमेगा और अंत में यहीं पर आएगा। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस विल कीप ऑन रोटेटिंग, इसको हम कालचक्र बोलते हैं। तो कालचक्र में इस चीज का जिक्र है। आपने कहा ना कि कालचक्र के बुक में इसके बारे में ऐसा जिक्र है। तो वास्तव में काल, ये लोग टाइम को भी कंट्रोल करने की पावर रखते हैं, ये मुझे 100% क्लियर है। दे हैव द पावर ऑफ कंट्रोलिंग द टाइम। इनके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जैसा कुछ नहीं है। ये दे कैन डू एनीथिंग। तो फ्यूचर की घटना को प्रेजेंट में देख पाना इनके लिए मतलब बच्चों का खेल है, कि आप ये देख पा रहे हो कि ऐसा होने वाला है। तो ये जो आपने बात कही है, ये वाली बात बिल्कुल सही है, होगी, जहां तक मैं फील कर पा रहा हूं इस बात को, कि वहां इतनी हायर बीइंग्स को तैयार किया जा रहा है ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि जो धरती पर अभी एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको गाइडेंस देना, उनके साथ एक मेंटल कनेक्टिविटी, जैसे हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, कहीं ना कहीं आप भी तो डिवाइन गाइडेड हो ना। आपको कहीं ना कहीं से डिवाइन गाइडेंस आ रही है। भले ही आपको लग रहा है कि मेरे कॉन्शियस प्लेन में कुछ मेरे मैसेज आया कि मुझे इस पर काम करना चाहिए, वरना अगर आप ये सवाल ना करते, ये नॉलेज बताता कौन, शेयर कौन करता? आपने सवाल किए, आपके मन में डाला गया, तो आपके मन में प्रश्न पैदा हुए, तो कहीं ना कहीं से उत्तर भी आया। तो ये कौन तैयार कर रहा है? ये समझो कि आप, ये वो हायर्ड बीइंग्स हैं जो हमें तैयार कर रहे हैं कि इस नॉलेज को अब लोगों के लिए ओपन करो, तो लोगों का माइंडसेट इतना हायर जाए। फिर इन्हीं लोगों को उनके द्वारा और इंस्ट्रक्शन भी दी जाएंगी। जब आपने आज इनकी ये इंस्ट्रक्शन पकड़ ली, तो अगली इंस्ट्रक्शन भी आपके दिमाग में डालेंगे तो पकड़ लोगे। तो दिस इज हाउ दे आर कंट्रोलिंग द पीपल। जैसे बुरे लोगों के साथ उनका जैसे अपना नेटवर्क स्थापित कर लेते हैं, वैसे ही ये अच्छे हायर बीइंग्स जो हैं, हम लोगों के थ्रू, जो वाइट बीइंग्स हैं, लाइट बीइंग्स हैं, हम लोगों के थ्रू ये संसार को में शुभ कार्य को फैलाने का ये जो संकल्प है, ये ऐसे है। और इनके लिए टाइम का कोई, जैसे मैंने कहा, कोई डायमेंशन नहीं है। तो टाइम के लिए आने वाला समय जैसा भी आएगा, ऐसा लगता है कि ये जरूर वहां से भगवान बुद्ध का या जो भी आगे अवतरण होगा ना किसी रूप में, वो वहीं से आएगा। ये इसमें बिल्कुल लॉजिकल लगती है बात। मतलब ये आप ये कह रहे हैं क्योंकि वहां पे तैयारी हो रही है, Yes, तो इसीलिए कल Yes. के अवतार का होना भी यहीं से ही। यस, एग्जैक्टली, यही कह रहा हूं मैं कि वहां तैयारी हो रही है। और तैयारी होते हुए ये है कि वो तैयार कर रहे हैं कि एक दिन वो फाइनल रूप में भी वो आएंगे। लेकिन अभी भी अगर आप वैसे एंगल से देखो, तो कल्कि का एक रूप में अवतार तो हो चुका है। कल्कि केवल एक व्यक्ति के रूप में थोड़ी आएंगे, चेतना के रूप में भी तो कल्कि आ गए हैं। कल्कि इज नॉट ओनली इन एक व्यक्तित्व के रूप में, जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन कॉन्शियसनेस तो शिफ्ट की है ना। करेक्ट। तो उस एंगल से तो आए गए हैं, अगर हम कह सकते हैं तो। इसकी लोकेशन क्या थी? देखो, प्रैक्टिकली कहूं तो ये लगभग कैलाश के डायरेक्शन में ही था। पर इस दिशा में कैलाश था। क्यों लगा आपको? कैलाश की फीलिंग इसलिए आई क्योंकि वहां ऐसा फील हो रहा था कि जैसे ये दिस इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द डिवाइन लाइट ऑफ, जो मैंने कैलाश की, माउंट कैलाश की, जब मैंने मानसिक या एस्ट्रल ट्रैवल से यात्रा की थी, तो वहां जो डिवाइन फीलिंग थी ना, वो सेम पावर ऐसी कैसी यहाँ पर कंट्रोल कर रही है। ऐसा लग रहा था कि सारा कंट्रोल, ओवरऑल मास्टर इज द सुप्रीम महाकाल, यानी कि भगवान शिव। इस जगह के जो टोटल कंट्रोलर है ना, इज दैट हिम। तो ऐसा पूरी 100% फीलिंग थी। तो जब उनके कंट्रोल में है, तो कैलाश वाली फीलिंग आना बिल्कुल स्वाभाविक था। एक डायमेंशनल स्टेट बोल सकते हैं इसे? यस, आप इसे कह सकते हो। रियल आंखों से तो कोई नहीं देख सकता। नहीं, आंखों से कोई नहीं देखता। बिल्कुल जैसे एक फ्रीक्वेंसी की बात है, समझो। अब मेरे यहाँ पर देखो, इस रूम में हजारों फ्रीक्वेंसीज आसपास से जा रही हैं, है ना। बस मेरा रिसीवर ही तो कनेक्ट नहीं हो रहा ना। अगर मैं यहाँ पर एक टीवी या मोबाइल या कुछ और रख दूं जो कि उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर दे, तो मैं अभी पकड़ लूंगा। अब जैसे जो लोग वहां पर जाते हैं, उनमें से कई लोग अपने
उस एक्सपीरियंस को फील कैसे कर पाते हैं। जैसे एक रशियन पेंटर थे निकोलस रोरिच, हमने सुना होगा इनके बारे में। तो इन्होंने अपनी किताब में लिखा शंबाले इन सर्च ऑफ न्यू कि जब वो वहाँ पर थे उन्हें कुछ महसूस हो रहा था। जब वो उस एरिया में गए तो उन्हें कुछ अंदर से लग रहा था कि यहाँ पर कुछ है, कुछ आसमान में जाता हुआ दिख रहा था। तो ये क्या कोई सिग्नल्स भी दिए जाते हैं कई लोगों को? यस, बिल्कुल सच है ये बात सेम कैलाश के बारे में भी है। कैलाश भी देखो फिजिकली भी एक लोकेशन है ना, लेकिन फिजिकली आप ड्रोन से लेकर अभी दुनिया भर के वीडियो वहां पर वायरल हो रहे हैं कि ड्रोन से दिखा उसके ऊपर का नजारा, लेकिन वास्तव में क्या भगवान शिव बैठे दिख रहे हैं वहां पर किसी को? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो जो डायमेंशन है फिजिकली भले ही वो एक लोकेशन है, लेकिन वहां कोई ऐसी डिविनिटी मौजूद है जो सिंपली आपके कैमरे की नजरों में नहीं आएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि भगवान शिव बैठे होंगे, आ बेटा तू लेकर आ और मैं देख तुम्हें दर्शन देता हूँ, डेफिनेटली नो ना, वो हमारे कैमरे नहीं पकड़ पाएंगे उनको। पर यस, मौजूदगी है वहां पर। तो फिजिकल और नॉन फिजिकल डायमेंशन वहां मीट हो रहे हैं। हम भी तो ऐसे ही है ना, ये फिजिकल दिखने वाला शरीर और इसके भीतर कंट्रोल करने वाली वो जो सुप्रीम चेतना जिसको मैं आत्मा कह रहा हूं, वो भी शरीर के अंदर भी एक कॉम्बिनेशन घटित हुआ है। ठीक वैसे ही वहां पर फिजिकल जगह है और फिजिकल जगह के आसपास में एक्चुअल डिविनिटी मौजूद है। तो इन्होंने जो एक्सपीरियंस लिखे हैं इन जैसे और भी लोगों ने जो अनुभव शेयर किए हैं, उन्होंने कहा कि एक जगह के आसपास जाकर ऐसा फील होता है जैसे आकाश में कुछ डिवाइन लाइट्स वगैरह चमक रही हैं। वहां पर दिशा भ्रम बहुत होता है, टाइम का डायमेंशन खो जाता है। लोग कहते हैं हम चले तो इस दिशा में थे, थोड़े समय में पाया कि हम ईस्ट से पता नहीं वेस्ट क्यों हो गए, हमें नहीं पता। आपने अगर इनकी पूरी स्टोरी पढ़ना, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ी हुई है। इनकी नहीं, और भी एक और है, एक पूरा ग्रुप गया था, यूके वाले थे ये, और ये तब ये लोग थे कि तुम बड़ी बड़ी बातें सारे संसार के लिए करते हो, तो अब हम, क्योंकि हमारा पूरे संसार पर राज चलता है, ये उस समय की बात है, ये जब इंडिया आदि और बाकी कंट्रीज पे इनका कंट्रोल था, तो उन्होंने एक पूरा ग्रुप भेजा था और उसमें उन्होंने पूरा जिक्र किया है कि हम पूरा फतेह करके दिखाएंगे, मतलब इसको भी जीत कर दिखाएंगे। और जब वहां पर वो लोग गए थे इतना भ्रमित हो गए थे, पागल होने की नौबत आ गई थी। लास्ट में त्राहिमाम करते हुए वापस आए थे, ये कहकर कि भाई यहाँ हम नहीं देख सकते, यहाँ हमारे लॉजिक नहीं चलेंगे। तो आप ईस्ट जा रहे हो, थोड़ी देर में आप पा रहे हो कि अब तो वेस्ट में घूम रहे हो, या कुछ और आपको दिशा भ्रम हो रहा है, या आप अभी तक तो बादल छाए हुए थे और मिनटों में आपको अभी सूरज दिखाई पड़ रहा है या कुछ और। तो इतना ज्यादा भ्रमित है, इतनी ज्यादा, हम इसको इल्यूजन या माया बोलते हैं। तो माया की वजह से वो आम इंसान को तो भ्रमित ही कर दिया जाता है, पता ही नहीं लगने जाता था कि हो क्या रहा है। राइट, गॉट इट। आपके और भी कुछ एस्ट्रल ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस थे क्या? अर्थ के अलावा भी और कुछ प्लैनेट्स हैं? ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं ताकि चीजों को कनेक्ट करना आसान हो जाए। देखो, हम अपने यहाँ पर आज तक जिन लोकों की बात करते रहे, जैसे हम कहते, अगर मैं बात कहता स्वर्ग लोक, विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, ये तो समझ आ रहा है, ये हमें समझ आ रहा है ना। अब यही बात एक अंग्रेज को कैसे समझ में आएगी? वो आज के टाइम में एक साइंटिफिक जगह को जानते हैं, है ना, जिसका नाम, जैसे एक पर्टिकुलर जगह है, जैसे प्लेडियस एक जगह का नाम है। एक्चुअली एक प्लेडियस एक स्टेलर सिस्टम है, मतलब वहां पर एक्चुअली स्टार हैं। तो प्लेडियस एक जगह का नाम है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी का नाम है। आपको थोड़ा बहुत सभी को आइडिया है ना, ये तो फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली चीजें हैं। अब ये लोग जब बात करते हैं ना इन्हीं के बारे में, ये कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को वहां से कनेक्टेड फील कर रहा है, यानी कि मैंने किसी का पास्ट लाइफ किया, आपने मेरे शायद पुराने एक पास्ट लाइफ में मैंने बताया था, मैंने प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में विस्तार से जिक्र किया था। तो मैंने कहा था कि एक सोल जिसका पास्ट लाइफ में हम उसको लेकर गए, तो उस सोल ने देखा कि मृत्यु के बाद मेरी चेतना उनसे कनेक्ट हो रही है, प्रेमानंद जी महाराज जी से, और अल्टीमेटली भगवान विष्णु जी से, भगवान कृष्ण जी से कनेक्ट हो रही है उनकी चेतना। तो ये हमारे सोचने का ढंग है। अब यही बात को कोई अंग्रेज करवाता पीलर, उनके लिए विष्णु लोक का पता नहीं उन्हें क्या है। वो अपनी भाषा में अगर कनेक्ट करते तो किससे कनेक्ट करते? अब वो अपने प्लैनेट्स को जानते हैं कि यहाँ पर एक सभ्यता है जो मुझे पता है। जैसे आर्कटूरियन एक प्लैनेट है, सीरियस भी, SIRIUS, सीरियस, ये वाला सीरियस बोला नहीं, तो सीरियस A और सीरियस B नाम के 2 प्लैनेट्स हैं। इनका एक स्टेलर सिस्टम चलता है वहां पर। तो वो माना जाता है कि वहां पर एक सभ्यता, वहां पर एक हमारी जैसी सिविलाइजेशन, ह्यूमन बीइंग जैसी मौजूद है। तो वहां से अब इन्होंने जब नाम दिया, इन्होंने उस डायमेंशन से कनेक्ट कर दिया। हम जिसको कह रहे हैं कि एक ऐसी आत्मा थी जो विष्णु लोक से आई थी। अब ये हमारे लिए समझना बड़ा आसान है। यही बात को वो लोग बोलेंगे आर्कटूरियन से आई हुई एक आत्मा, ये वो बोलेंगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैं दोनों को कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं कि हम जो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, हमारे लिए भी तो वो डायमेंशन ही है ना, है ना। हमारे लिए विष्णु लोक अगर मैं पूछूं तो कहाँ है फिजिकली,
कोई नहीं बता सकता। एक ऐसी दिव्य जगह है, एक ऐसा दिव्य स्थान है जो सभी संतों का अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। सारे प्रेम और करुणा से भरे हुए संत जिस जगह से आते हैं वो विष्णुलोक है। अब यही भाषा में अगर मैं स्टार सीड की फॉर्म में बोलूं तो आर्क्टूरियन एक ऐसी प्लेनेट है, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि जहां से सारे करुणा और प्रेम से भरे हुए जो लोग हैं वो वहां से आते हैं। अब प्लेडियस भी एक ऐसा ही जगह है आज के टाइम में जहां से लोग वहां से आते हैं और इस धरती पर आकर अपनी हीलिंग्स इत्यादि के द्वारा दुनिया को हील करने का प्रयास करते हैं। और बाकी जो प्लैनेट्स हैं, बाकियों के बारे में भी इसी प्रकार से अलग अलग जगह के सोलर सिस्टम्स के बारे में कुछ बातें बताई गई। एंड्रोमेडा के बारे में क्या पता है? एंड्रोमेडा के बारे में यह है कि एंड्रोमेडा में जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा स्वतंत्रता पसंद टाइप के लोग हैं, फ्रीडम टाइप के लोग हैं। मतलब एंड्रोमेडा गैलेक्सी देखो, अभी हमारे यहाँ से 25 लाख लाइट ईयर दूर है अगर मैं फिजिकली कहूं तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी। पर आम लोगों के मन में सवाल आ सकता है, भाई तुमने तो जाके देखा है? कोई मेरे से पूछेगा तुमने क्या जाके देखा है? मैंने जाके तो नहीं देखा, पर मैं इस बंदे का यहाँ पीएलआर कर रहा हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कर रहा हूँ, और वो लेडी अपने आप को देख रही है पास में। जब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ पर हो, तो कहती है मुझे जो जगह नाम या दिमाग में आ रहा है वो है एंड्रोमेडा, तो मैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी में हूँ। और वो बता रही है वहां के बारे में कि यहाँ कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट, कोई ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ की चेतना धरती की चेतना से बहुत हायर है, बहुत हायर। अगर मैं धरती को कहूँ कि हमारी धरती अभी 3D में है तो वो कम से कम 7D में है, 7th डायमेंशन में पहुंचे हुए हैं, हमसे कई 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 गुना आगे हैं। 3D वाली चेतना क्या होती है? ईगो बेस्ड, अहंकार बेस्ड, कॉन्शियस, जैसे अभी जो चल रहा है युद्ध बेस्ड, मणिपुर चक्र हमारी भाषा में। और 7th डायमेंशन का मतलब है जो क्राउन वाली चेतना होती है, जो इतनी हायर है कि उसको इन छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां से आई हुई चेतना है। ये लेडी बोल रही है कि मैं वहां से आई चेतना, कॉन्शियसनेस हूं। और इसने जो अपने सिम्टम बताए अपने आप के, वो भी सब मैच करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा शुरू से इस संसार में ऐसा लगता है मैं इस दुनिया की नहीं हूं, आई एम हियर जस्ट टू गिव। मैं शरीर पर अपने करोड़ कष्ट उठाकर भी मैं लोगों को देना चाहती हूँ, पर ये लोग मुझे चीजों को यूज करते हैं, मेरी हेल्प लेते हैं, लेकिन मुझे रिटर्न में कुछ नहीं देना चाहते। उस लेडी ने अपने बारे में जो बताया, फिर मैंने एंड्रोमेडा गैलेक्सी के जो सिम्टम हैं उससे मैच करके देखा। और ये जो मैंने आपको बताया कि वो ऐसे लोग जो बहुत ही हायर बीइंग्स हैं, बहुत ही हायर लेवल की कॉन्शियसनेस से आते हैं, तो ये उस टाइप की सोल है। महाभारत के युधिष्ठिर भी क्या एंड्रोमेडा से आए थे? महाभारत के युधिष्ठिर के बारे में तो हम जानते हैं ना कि हमारी भाषा में वो जो है धर्मराज का अंश अवतार थे, है ना? धर्मराज का अंश अवतार थे। अब धर्मराज कहाँ के हैं? हम अपनी भाषा में कहें तो यमलोक के स्वामी है ना? यमलोक के स्वामी है। अब यमलोक को अगर मैं आज की उनसे कनेक्ट करके देखूं तो यमलोक हम अपने दिमाग में कैसे ले आते हैं यमलोक कहाँ पर होगा? हम यमलोक कहीं पे भी होगा, अल्टीमेटली एक वहां के मास्टर हैं और उनके अंश रूप में यहाँ पर वो हमने कहा कि युधिष्ठिर धरती पर आए। ऐसे ही बाकी भी हैं, जो भीम थे वो भी वायुदेव का अवतार थे। आपने सुना ही होगा, नकुल और सहदेव जो थे अश्विनी कुमारों का अवतार हुआ करते थे। मतलब ये सुनने में तो आता ही है ना। अर्जुन थे इंद्र का एक अंश अवतार थे, ऐसा सुनने में आता है। तो अंश का मतलब क्या होता है कि उनकी ऊर्जा का एक पार्ट इनमें मौजूद है। ठीक वैसे हनुमान जी के बारे में कि शिव के रुद्र अंश कहा जाता है उनको, है ना? तो अब हम ये कैसे मान लेते हैं इतनी आसानी से? क्यों? क्योंकि हम इसके हैबिचुअल हो चुके हैं सुनते सुनते। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कहूँ कि मेरा अंश अवतार ना वहां पर मौजूद है। अब ये कितनी बड़ी बात है अगर आप ऐसे एंगल से सोचो तो। मैं एक सामान्य भाषा में इस भाषा को उतारने का प्रयास कर रहा हूँ कि आम लोगों को समझ में आए। तो मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, आपको कितनी बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग इट? जो हम बात कर रहे हैं, हम सुनते हैं जिन बातों को हम इतना हैबिचुअल होकर सुनते हैं, वास्तव में कितना टफ है वो बात? क्या कितनी आसान है बात है कि कहना कि अच्छा उसका अंश के रूप में आए थे, उस अंश के रूप में तो आप भी हो। क्या आप भी किसी दिव्य आत्मा का अंश है? किसी न किसी कहीं से तो आ रहा होगा, जरूर आ रहा होगा। यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जो आपके हमारे व्यूअर्स हैं, क्या ये भी किसी दिव्य आत्मा का अवतार नहीं हो सकते? हो सकते हैं। मैं कुछ सिम्टम बताता हूं जिससे आपको ये पता चले कि क्वाइट पॉसिबल कि मैं भी किसी का अंश अवतार हूं। आपकी बात कर रहा हूं, मतलब मैं आप व्यूअर्स की बात कर रहा हूं। मैं तो चलो, तो अब उसमें देखो, पहली बात, आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी विलक्षण प्रतिभा मौजूद है जिसके कारण आप दुनिया को डीपली इंप्रेस कर पाते हो। सुनते जाना एक एक करके और मैच करके देखना कितनी बातें आपसे मैच करती हैं, और आपके व्यूअर्स भी मैच करके देखना कि कितनी बातें मैच करती हैं। दूसरा, आप कहीं ना कहीं दुनिया से कनेक्ट नहीं होते।
मतलब आप सेवा तो करते हो सबकी, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड भी फील करते हो, डिटैच्ड भी फील करते हो। आपको लगता है अगर मुझे यहाँ से मतलब मृत्यु हुई ना, मुझे 1 मिनट लगेगा वापस जाने में, मतलब मुझे ज्यादा कोई अटकाने वाली चीज नहीं है। तो मैं भले ही मैं संसार में हूं, लेकिन मैं डिटैच्ड हूं पूरी तरह से। क्या आपके लिए ट्रू नहीं है ये? क्या मेरे लिए ट्रू नहीं है? और अपने व्यूअर से पूछ रहा हूँ, क्या आपके लिए ट्रू नहीं है? जरा देखना, अपने अंदर झांक कर देखो, कैन यू फाइंड इट आउट? मुझे लगता है मेरे लिए इतना ईजी है ये। मतलब जिस दिन ऐसा होगा ना कि बस यूं नजर फेरी और संसार छूटा, जब तक यहां पर है एक रोल परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह और देखना, आपको नेचर से और स्पेशली तारों से बहुत डीप कनेक्शन लगता है। भीड़ भाड़ कुछ समय तक तो आप रह लेते हो, लेकिन एक टाइम के बाद आपकी आत्मा अंदर से बहुत वो कचोटती है कि यार मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे बिल्कुल एकदम। इसी फ्रीडम का दूसरा नाम मोक्ष है। हमारी आत्मा बंधन बर्दाश्त नहीं करती, और कोई आपको बहुत ज्यादा रोब से या कोई दबाए या कुछ ऐसा सप्रेस कभी बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने जो अभी आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सिम्टम बताए ना, वास्तव में वो वही सिम्टम है कि फ्रीडम सीकर्स होते हैं लोग। मुझे तो मुक्ति चाहिए चाहिए। अब भले ही उसको मुझे पूरी डेफिनेशन ना पता हो मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, बट मुझे ये नहीं चाहिए कि कोई मुझे किसी तरह के बंधनों में बांध बांध के रखे। ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो ये एक सिम्टम है उन लोगों का जिनकी चेतना बहुत हायर लेवल की है, उन्हें बंधन बर्दाश्त नहीं होता। राइट। तो ये वाले जो लोग हैं ये एंड्रोमेडा से हैं, हम ये कह रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि केवल एंड्रोमेडा की ही बात नहीं है, हायर डायमेंशन वाली जितनी भी सोल होंगी ना, एंड्रोमेडा तो उनके कहने का ढंग है। हमारे लेवल पर विष्णु लोक भी तो है ना, राइट। हमारे लेवल और पर। ये तो बात हमने इस्टेब्लिश कर दी ऑलरेडी हाँ जी। कि जो इंग्लिश नेम्स हैं हमारे वो कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे वो डिवाइन नेम है, हिंदी नेम है। हाँ जी। जैसे ब्रह्मलोक हो गया, विष्णु लोक हो गया। हाँ। तो ये बस वर्ड को समझने के लिए है, पर हाँ। वो इवेंचुअली है एक इंडियन नाम ही। और उसको समझने के लिए अगर ज्यादा लोग इससे समझ पा रहे हैं या जो जिससे कनेक्ट कर पा रहा है, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं। हम ऐसे बोल रहे हैं। राइट। तो इसमें अगर हम जैसे मैं भी कई मैंने सुना आप ही की वीडियो में कि जो पलेटिन प्लैनेट से लोग होते हैं वो काफी धरती में जिस वक्त बहुत इमोशनल होता है वो वहां से आता है। हाँ। ये सच है? एक्सट्रीम इमोशन वाली, यस। ये दयालु होंगे और हीलर सोल्स होती हैं। अपनी भाषा में बात करूं तो शिवलोक, इमोशन, डीप इमोशन। आप देखो जितने भी लोग भगवान शिव से प्रेम करते हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, क्योंकि इतने हैवी इमोशंस है ना भगवान शिव के प्रति, लोग मर मिटने को तैयार हैं। मतलब मैं एक व्यक्ति को स्पेसिफिकली जानता हूं, उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा संसार में सिवाय भगवान शिव और माँ भगवती का कोई दूसरा नहीं है। ऐसा नहीं कि परिवार नहीं है, सब है, लेकिन वो कहता है कि मेरे दिल में इतना गहरा प्रेम है। और जब मैंने एक्चुअली उसका पास्ट लाइफ किया, मैंने उसको कहा कि वेयर यू कैन सी योरसेल्फ, तुम अपने आप को कहाँ देख रहे हो, वो पहला था आई मीन शिवलोक। और उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन भगवान शिव का दिया, माँ भगवती का, नंदी जी का और गणपति जी का जो दिया ना, वो इतना ओवरवेलमिंग था, मतलब रुला दिया था उन्होंने सबको कि मैं देख पा रहा हूँ मेरे सामने सगुण साकार भगवान खड़े हैं। और इतना सुंदर, इतनी रो रो के उन्होंने जो बोला था ना, तो वो एक एक वर्ड टू वर्ड जो है ना, आम इंसान सुने तो वो पागल हो जाए। मुझे लगता है कि वो जो डीप इमोशन है ना, और मैंने उससे पूछा कि अच्छा तुम फिर वहां आए क्यों हो, चलो इतनी तुम रहे शिवलोक में, तुम यहाँ क्यों आए हो फिर? उन्होंने कहा कि सिर्फ यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए मुझे भेजा गया है। एक छोटी सी कोई मिस्टेक थी उनकी, वहां पर हमें बोला गया कि देखो यहाँ अहंकार ठीक नहीं है, तुम जाओ धरती पर और प्रेम और करुणा का अभ्यास करके आओ। तो ये कहकर उन्हें धरती पर भेजा गया। नाउ ही इज डूइंग, नासिक में वो लोकेटेड है, मैं इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता नाम इत्यादि, लेकिन लोकेटेड है एंड इट इज डूइंग सर्विंग द पीपल एज मच एज ही कैन। वो अपने फुल पोटेंशियल से लगे हुए हैं, और ऐसा लगता है कि हाथों में एक शफा है कि जिस तरफ भी अगर अपनी सेवा का कार्य शुरू कर देना, और लोग अपने आप हील होना शुरू हो जाते हैं। तो एक डीप कनेक्टिविटी है। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम सब के अंदर भी क्वाइट पॉसिबल कि कभी ना कभी बहुत हायर डायमेंशन से हम कनेक्टेड रहे हों। तो आपके जो व्यूअर्स हैं, हम अपने आप को एक सामान्य बीइंग ना समझें। जैसे हम एक अवतार वर्ड यूज करते हैं, अवतार का मतलब क्या है? ए हायर डायमेंशन बीइंग कमिंग ऑन द प्लैनेट टू डू सम टास्क। जैसे श्री कृष्ण एक अवतार हैं, विष्णु जी के अवतार हैं, धरती पर आए, जब जब धर्म की हानि बढ़ी तो वो आए। श्री राम आए, ऐसे ही हो सकता है आप भी आए हो। मैं सभी से कह रहा हूं कि आप भी आए हो सकता है मैं भी आया हूं। हम किसी बड़े टास्क के लिए आए हैं और यहां आकर भूल गए, अपना टास्क भूल गए और चीजों में थोड़ा उलझ के रह गए। क्या एक बार जो अहम ब्रह्मास्मि वाली डेफिनेशन है, अगर हम खुद को याद दिलाएं कि मैं भी उस ब्रह्म का अंश हूं, मैं भी परमपिता परमात्मा का अंश हूं, क्या मेरी आत्मा ये नहीं कह सकती? और अगर एक बार मेरी आत्मा ने जान लिया अहम ब्रह्मास्मि, यकीन माना मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धरती पर आने का सारा पर्पस सोल हो जाएगा अगर मैं कह सकूं
अहम ब्रह्मास्मि। पर इस बात को घुमा फिरा कर कहना पड़ा ताकि इनकी लॉजिकल बुद्धि थोड़ी सी एक्सेप्ट कर ले इस बात को, वरना आसान नहीं है। मतलब मैं जो कह रहा हूँ ओवरऑल, और मेरी फीलिंग्स ऐसी जुड़ी हुई है ना इस वर्ड के साथ, ऐसा लगता है मेरी आत्मा में उतरा हुआ शब्द है। मैं कि भारी शब्दों की बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स पार्ट ऑफ माई बीइंग। यस, अहम ब्रह्मास्मि। अगर मैं पब्लिकली कहूँ, मैं शायद चीख कर कहूँ लोगों के सामने, पता है मैं कौन हूँ, पर मैं ईगोइस्टिकली नहीं कह रहा हूँ। तुम भी वही हो, तत्त्वमसि श्वेत केतु। ये हमारे यहाँ एक और शब्द है, हमारे उपनिषदों में निकला हुआ, तत्त्वमसि। तुम भी वही हो, तुम वही हो। तो वो बताने का, इस पूरी कहानी का अगर मैं पर्पस समझूं, तो अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना। मैं अपने आप को सामान्य सा घिसा पिटा सा इंसान मानकर कि मेरे तो कोई चक्र जागृत नहीं, मेरे तो बस बच्चों की रोजी रोटी से अलावा मेरे को कोई लेना देना नहीं है दुनिया से। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा सोचना शुरू करो। व्हेन यू फील दैट आई एम समथिंग ग्रेट, यू आर एक्चुअली ग्रेट। जितना तुम सोच सकते हो तुम उतने महान हो। और आप जैसे या जो और हायर लोग हैं, जो शायद थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी कुछ अंश हो, जिन्होंने खुद को थोड़ा सा पहचान लिया है, वो पहचानते हो, कहते हैं यार तुम क्यों दुखी हो रहे हो, है ना, तुम क्यों दुखी हो रहे हो, किस बात के लिए अपने आप को इतना संकुचित करके बैठे हो, छोटा समझ के बैठे हो। तुम इतनी विराट का अंश हो, तुम परमपिता परमात्मा का अंश हो। तुम ये बात अपने अंदर जान करो और फिर बिहेव करो संसार के साथ। देखो संसार की प्रॉब्लम तुम्हें कितनी छोटी लगनी शुरू हो जाएंगी। राइट, अगली बार फिर इस पे चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा लगा संजीव जी, हर बार की तरह। आपकी किताब आई थी तो मुझे लगा था कि मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, स्माइलिंग योगी। हाँ, ये नाम बहुत अच्छा लगा। क्या मन में विचार आया? बस एक बेस ये है इसका कि मतलब कि जो भी आध्यात्मिक लोग हैं ना, वो कभी कभी बड़े सीरियस हो जाते हैं। मतलब कि एकदम उदास गंभीर से, लोगों को लगता है कि यार ये क्या बंदा, मतलब ये डिस्कनेक्ट हो चुका है दुनिया से। स्माइलिंग योगी का कंसेप्ट मेरे सदगुरुदेव भगवान जी ने 1 जनवरी की रात को 2 बजे मुझे दिया था। ये 1 जनवरी 2026 की रात को 2 बजे गुरुदेव ने कहा कि चेहरे पर स्माइल लेकर गंभीर मत हुआ कर। मुझे ही उन्होंने सीधा सीधा आके बोला कि गंभीर मत हुआ कर, चेहरे पे स्माइल लेकर आ। और अब क्या समझ में आया, उन्होंने बोला, फिर मेरे मन में जो संकल्प उन्होंने डाला, स्माइलिंग योगी, ये वर्ड आया कि कैसा व्यक्ति जो कनेक्टेड भी है, लेकिन वो हंसता खेलता गाता हुआ प्रैक्टिकल इंसान भी है। तो वो एंजॉय करता है, संसार के साथ रहता है, लेकिन वो जब चाहे अपने आप को इनसे अलग भी कर सकता है। तो इसमें आपने स्टोरीज दी हैं? नहीं, इसमें मतलब एक स्माइलिंग योगी की डेफिनेशन बताई है और उसके बेस पे कैसा व्यवहार हमें किस स्थिति में करना चाहिए। बड़ी मजेदार वे में है, मतलब इसमें कोई भी कैसी कोई बोरिंग कहानी कुछ किसी के बारे में नहीं बताई है, बट एक ऐसा व्यक्ति अलग अलग कंडीशन में क्या बिहेव करेगा। जब उसके कोई मान लो पत्नी डांट रही है, अब डांट रही है, तो एक स्माइलिंग योगी का बिहेवियर कैसा होगा। एक सामान्य इंसान होगा तो वो अलग ढंग से बिहेव करेगा, हो सकता है वो लड़ना शुरू कर दे। लेकिन एक स्माइलिंग योगी किस तरीके से अपने इमोशंस को अलग करते हुए और अपने आप को एक आत्मा जानते हुए उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो इसके ऊपर ये है और बेहतरीन चीज है, जरूर पढ़ें। अमेज़न पे भी उपलब्ध है ये, और बाकी हमारी जो वेबसाइट है उस पर तो है ही है। ब्यूटीफुल। और एक जर्नी बियॉन्ड डेथ करके दूसरी बुक भी है, रिसेंट अभी लिखी है, तो राइट, जर्नी बियॉन्ड डेथ। जर्नी बियॉन्ड डेथ वो भी पब्लिश। उसके इनके लिंक्स हम जरूर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, हर बार की तरह कुछ नया सीखने को मिलता है और आज तो हमने एक्सपीरियंस भी किया, तो बहुत आसानी से आप ऐसे डीप टॉपिक समझा देते हैं। तो सबके बिहाफ पर थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।